तो क्या महाराष्ट्र में अब शिंदे की ही सरकार होगी, ये बड़ा सवाल इसीलिए क्योंकि शिंदे कैंप के शक्ति प्रदर्शन की जो तस्वीरें आई हैं वो तो कुछ ऐसे ही इशारे कर रही हैं। जी हाँ, क्या पवार का पावर गेम अब फेल होता हुआ नजर आता है, क्योंकि मैराथन बैठकों के बाद भी एनसीपी से लेकर कांग्रेस तक कुछ भी करिश्माएं करने में फिलहाल कामयाब होते हुए नजर नहीं आते। जो हालात नजर आ रहे हैं वो तो यही कहते हैं। तो मौजूदा हालात को देखकर लग रहा है जैसे उद्धव ने हार मान ली है। वो खुद भी कल इस्तीफा देने को तैयार रहने की बात कह चुके थे। और इन सब के बीच क्या बीजेपी शिंदे में समझौता हो गया है? सूत्रों से यही खबर मिल रही है कि 12 मंत्री पद का बीजेपी ने शिंदे को ऑफर दिया है, डिप्टी सीएम पद का भी ऑफर दिया गया है। और देखिए, बड़ी खबर आपको बता दें, महाराष्ट्र में बचे सियासी घमासान पर कांग्रेस का एक बड़ा बयान सामने आया है। शिवसेना के बयान पर दरअसल कांग्रेस में नाराजगी देखी जा रही है। और बड़ी खबर इस वक्त जो मिल रही है, संजय राउत के बयान से कांग्रेस नाराज है। राउत के बयान के बाद कांग्रेस की बैठक जो है वो होगी। तो नाना पटोले ने टाइम्स नाउ भारत से कहा कि संजय राउत ये कैसे कह सकते हैं, ये पहले भी उन्होंने कहा था। तो पटोले ने कहा है कि हमें किसी तरह की दिक्कत नहीं है, लेकिन ऐसा नहीं उन्हें कहना चाहिए था। उन्होंने कहा कि गठबंधन तोड़ने पर वो विचार करेंगे। और नाना पटोले ने यह भी कहा है कि शिवसेना अगर किसी के भी साथ जाना चाहे तो वो जा सकती है। संजय राउत के बयान के बाद नाना पटोले का ये बयान, संजय राउत के बयान पर कांग्रेस काफी ज्यादा नाराज चल रही है और इसी को लेकर के ये बातचीत यहां पर। सर, सीधे सीधे सवाल है, क्या चल रहा है महाराष्ट्र में, क्या होने वाला है महाराष्ट्र का? केंद्र में बैठी हुई बीजेपी की सरकार ने सोची समझी चाल के आधार पर ईडी का डर बताकर जो खेल खेला गया है, जो अग्निपथ पर महाराष्ट्र को लेके आए हैं, उसी का परिणाम महाराष्ट्र की जनता भुगत रही है। बीजेपी को कोई भी हालत में सत्ता चाहिए। जिस दिन अंधेरे की सरकार जब गिरी और हमारे नेता सोनिया जी के पास उद्धव जी हो या शरद पवार जी हो जब गए और जो एक कॉमन मिनिमम प्रोग्राम बनाकर सोनिया जी ने इस सरकार को सपोर्ट करने का निर्णय लिया बीजेपी को सत्ता में दूर रखने के लिए। और जो स्थिति आज महाराष्ट्र में बनी है, ईडी का डर बताकर कुछ मंत्रियों को तोड़ने का जो कोशिश शिवसेना की गई है, उसी के आधार पर यह सत्ता संघर्ष बना हुआ है। लेकिन आज भी तुम्हारे मीडिया के माध्यम से जो हम आंकड़े देख रहे हैं, उनके पास तो आंकड़े पूरे हो गए। बीजेपी आज बिल के बाहर क्यों नहीं आ रही? अभी तक बीजेपी बात क्यों नहीं कर रही है? इसका मतलब है कि जो शिवसेना की तरफ से बात आ रही है कि अभी भी वो एमएलए हमारे संपर्क में हैं, वो ठाकरे परिवार को छोड़कर नहीं रह सकते और इसलिए बीजेपी अपना दाव नहीं डाल रही है। और जो शिवसेना की तरफ से जो दावा आ रहा है कि हम लोग अभी भी सत्ता में हैं, सत्ता में रहेंगे और पूरे तरह शिवसेना हमारी साथ में है, तो ये बात सच है। बिल्कुल सर, ये भी चीज़ है कि एकनाथ शिंदे जी ने एक नया वीडियो और फोटोज़ आई हैं, 42 लोग उनके साथ उस तस्वीर में नज़र आ रहे हैं। एक फ़ोटो ऐसी है कि शिंदे जी बैठे हैं और सामने बाकी लोग इंतज़ार कर रहे हैं। उनके संबोधन एक तरीके से कह सकते हैं, तो ये किस तरीके का संबोधन है? देखो, कुछ एमएलए भाग कर आए हैं और एक अकोला डिस्ट्रिक्ट के नितिन देशमुख ने जिस तरह से बयान कल मीडिया के सामने दिया, ये बात को भी छुपाया नहीं जाता। क्योंकि जब बेहोशी के इंजेक्शन विधायकों को दिए जा रहे हैं, टॉर्चर किया जा रहा है, तो वो टॉर्चर के माध्यम से बैठे हैं कि कुछ डरा के बैठे हैं, ये भी बात अभी सामने नहीं आई। मैं उस बात में नहीं जाना चाहता, वो शिवसेना के अंतर्गत का मामला है। लेकिन बीजेपी के बारे में मेरा सवाल है कि बीजेपी अभी भी सत्ता के लिए सामने क्यों नहीं आ रही है? महाराष्ट्र में जिस तरह से दावा किया जा रहा था बीजेपी का कि हम ही सत्ता बनाएंगे, तो अब क्यों नहीं आ रही है? और बीजेपी के लोग, आपने देखा होगा कि असम में तो ऐसी परिस्थिति है कि वहाँ पे बाढ़ की परिस्थिति है, लोग पानी के अंदर में मरे जा रहे हैं। वहाँ पे जो उनके पार्टी अंतर्गत जो सत्ता संघर्ष शुरू हो गया है, उसमें हम महाविकास आघाड़ी के साथ है। अगर मुख्यमंत्री जी को नहीं रहना और दूसरे किसी उनके पार्टी के किसी को बनाना है तो उनकी सोच है। और हम महाविकास आघाड़ी, हम बीजेपी को सत्ता से रोकने के लिए हम उनके साथ हैं। हमें बहुत सत्ता का लालच है, ऐसा कोई भूमिका नहीं।
अब संजय राउत का वो बयान भी हम आपको सुनाते हैं जिस पर कांग्रेस किस कदर से नाराज हुई है, वो हमने आपको सुनवाया। तो शिवसेना सांसद संजय राउत दावा ये कर रहे हैं कि फ्लो टेस्ट हुआ तो हम ही जीतेंगे। और संजय राउत ने यह भी कहा है कि शिंदे गुट अगर चाहे तो एनसीपी कांग्रेस से गठबंधन से बाहर निकलने पर विचार करेगी। महाविकास आघाड़ी में अगर कोई रहेगा नहीं तो आइए हम बाहर निकलेंगे। महाविकास आघाड़ी में अगर कोई रहेगा नहीं तो आइए हम बाहर निकलेंगे। महाविकास आघाड़ी में अगर कोई रहेगा नहीं तो आइए हम बाहर निकलेंगे। महाविकास आघाड़ी में और इस समय गौरव श्रीवास्तव हमारे साथ में जुड़ रहे हैं। गौरव, बयानबाजियों का दौर इस समय जमकर है, लेकिन ये बयान अपने आप में महत्वपूर्ण हो जाते हैं, चाहे बात संजय राउत की हो, नाना पटोले की हो। ये कहा जा रहा है कि इन बयानों के जरिए ही अब जो खाई है वो कई जगहों पे और भी ज्यादा बढ़ती नजर आती है। बिल्कुल, देखिए 2014 के विधानसभा चुनाव से बात करें 2019 के चुनाव और उसके बाद 2.5 साल बीतने के बाद तक अब तक जिस तरह से राजनीतिक पार्टियों का रुख रहा है वो किसी शतरंज के खेल से कम नहीं रखता है। एक दूसरे को मात देने की जो ये चालें लगातार जो हैं वो शिवसेना, भारतीय जनता पार्टी और बाकी दल लगातार चलते रहते हैं। अब जिस तरीके का एक शिगुफा जो है संजय राउत की तरफ से छोड़ा गया है कि अगर नाराज विधायक वापस आ जाएं तो फिर उस स्थिति में जो है एनसीपी और कांग्रेस के साथ गठबंधन छोड़ा जा सकता है। तो अगर ये ऑप्शन पहले से ही शिवसेना सोच रही थी तो इसको लेकर वो पहले बता सकती थी, या फिर ये एक प्री प्लान्ड पूरा विद्रोह है जिसको रचा गया है, जहां पर विधायकों को नाराज करके वहां भेजा जाता है। फिर विधायक जो है नाराज वो डिमांड करते हैं कि हम पार्टी के साथ पहले सरकार नहीं चाहते हैं, पहले गठबंधन टूटे उसके बाद हम आगे कुछ सोचेंगे। तो ये सवाल बहुत सारे लोग जो हैं वो पूछ रहे हैं और इस तरह का रहस्य लगातार बना हुआ है, क्योंकि जिस जगह पर हम खड़े हैं ये घर देखिए देवेंद्र फडणवीस का, ये सागर बंगला है। यहाँ पर सभी विधायक जो हैं सांसद बीजेपी के महाराष्ट्र के वो आ रहे हैं, जा रहे हैं, मिल रहे हैं, न निकल कर कोई बाहर कुछ कह रहा है, न कोई मुस्कुराते हुए नजर आ रहा है और न कुछ कोई समझते हुए नजर आ रहा है। खुद फडणवीस भी जो है किसी तरह के बयान देते नजर नहीं आ रहे। तो भारतीय जनता पार्टी भी इस वक्त जो है खुद को रोके हुए है कि वो शिवसेना के कदमों को पहले समझ सके, या शिवसेना चाहती क्या है, किधर जाना चाहती है, उसके आधार पर ही महाराष्ट्र की राजनीति और यहाँ की सरकार का भविष्य तय होगा। और यही वजह कि आज पूरा दिन बीत जाने के बाद में कभी नंबरों का आंकड़ा सामने आता है, कभी विधायकों की फोटो तस्वीरें सामने आती, कभी छोटे मोटे आरोप प्रत्यारोप लगते हैं। और अब थोड़ी देर में बैठकों का दौर शुरू होगा, जब 5 बजे सह्याद्री में कांग्रेस जो है अपने नेताओं के साथ बैठक कर रही है, वहीं 5 बजे शरद पवार भी एनसीपी के विधायकों के साथ बैठक कर रहे हैं। बीजेपी पहले से ही बैठक कर रही है, उधर शिवसेना भवन में अपने पदाधिकारियों के साथ बैठक कर रही है। लेकिन तो आज का दिन बैठकों के बयान की बात बताया जा रहा है, कांग्रेस के आलाकमान काफी ज्यादा नाराज चल रहे हैं। ऐसा ना हो कि शिवसेना से पहले कांग्रेस ही कोई फैसला ले ले इस गठबंधन को लेकर। कांग्रेस पार्टी की भी बैठक होने वाली है। बिल्कुल, देखिए कांग्रेस की बैठक है, 5 बजे ये बैठक है और नाना पटोले को हमने सुना, हमारी सहयोगी शिवानी उनसे बात कर रही थी। नाना पटोले बीजेपी से पूछ रहे हैं कि कोई कुछ जवाब नहीं दे रही है। दरअसल कांग्रेस का कोई रोल आता हुआ नजर नहीं आ रहा। मात्र 44 विधायकों के साथ कांग्रेस किसी स्थिति में नहीं है, न वो किसी से डील कर सकती है, न किसी से बातचीत कर सकती है। वो तो सिर्फ इस बात का इंतजार कर सकती है कि एनसीपी और शिवसेना एक साथ रहें और कांग्रेस भी साथ साथ रहे, तो वो सरकार में हिस्सेदार बनी रह सकती है। और अगर दूसरी स्थिति में बीजेपी की सरकार बनती है तो फिर कांग्रेस के सारे विकल्प खत्म हो जाएंगे। तो ये बात ठीक है कि कांग्रेस बयान जरूर दे रही है, लेकिन वो बयान देने से इस वजह से भी बच रही है कि एक तरफ तमाम विवादों से और तमाम मुश्किलों से है कांग्रेस की पार्टी सामना कर रही है, उसके नेता बयान देने से बच रहे हैं क्योंकि आला कमान का सीधा आदेश है। दूसरा ये कि कांग्रेस के पास कुछ कहने के लिए भी ज्यादा बस्ता नहीं है, क्योंकि वो पूरी तरह से निर्भर बाकी की दोनों पार्टियों पर है। तो यही वजह है कि कांग्रेस बैठक करके आगे की रणनीति जरूर तय कर रही है, लेकिन रणनीति उनकी बहुत साफ साफ है कि गठबंधन अगर बचा रहेगा तो वो भी सरकार के हिस्सेदार रहेंगे, गठबंधन नहीं रहेगा तो उन्हें विपक्ष में बैठना पड़ेगा। बिल्कुल गौरव, हम अपडेट्स के लिए आपके पास आते रहेंगे। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया। बड़ी खबर जो इस वक्त आ रही है वो आपको बता दें, सूत्रों के हवाले से खबर मिल रही है, संजय राउत के बयान पर शिंदे गुट का दावा सामने आया है। पहले गठबंधन से बाहर निकले उद्धव, ये कहना है शिंदे गुट की तरफ से। तो सीएम पद से इस्तीफा दे तब जाकर के बात हो पाएगी, वरना बात नहीं हो पाएगी। सिर्फ और सिर्फ आश्वासन या फिर भरोसा देने से काम नहीं चलेगा।
यानी आप ये देखिए कि जो लगातार एकनाथ शिंदे और उनके जो समर्थक हैं वो इस बात को बार बार कहते रहे कि विचारधारा से कॉम्प्रोमाइज किया उद्धव ठाकरे ने, शिवसेना ने, लेकिन वो अब नहीं चलेगा, ये गठबंधन ही गलत था। यानी कि महाविकास अघाड़ी को लेकर लगातार ये सवाल खड़े किए जा रहे हैं। अमित इस समय हमारे साथ में जुड़ रहे हैं। अमित, बार बार बीच में जो तमाम परिस्थितियां बनती हैं उसमें ऐसा लग रहा था कि हो सकता है कई बार सॉफ्ट होते हुए नजर आते हैं, लेकिन अब शिंदे ये स्पष्ट कह रहे हैं कि जब तक ये पूरा गठबंधन है यानी कि महाविकास अघाड़ी है तब तक कोई चर्चा नहीं होगी। अब ऐसे में और भी ज्यादा आधार में नजर आते हैं उद्धव ठाकरे। जी देखिए, मुझे लगता है कि एक जो आखिरी प्रयास के तौर पर एक कोशिश की गई थी शिवसेना की तरफ से और खास तौर से संजय राउत की तरफ से कि अगर सबको लगता है कि महागठबंधन जो अगाड़ी है उससे निकलना चाहिए तो हम निकलने को तैयार है, लेकिन इसका बहुत ज़्यादा फर्क इसलिए नहीं पड़ेगा क्योंकि अब जो बातें हैं वो बहुत आगे निकल चुकी है। सबसे बड़ी बात कि एक सिर से एक तरह से रिजेक्ट कर दिया इस प्रस्ताव को, शिवसेना और संजय राउत के प्रस्ताव को शिंदे गुट ने। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि उनकी बातों पर अब भरोसा नहीं रहा है। सबसे पहले अगर उनको इंप्लीमेंट करना है तो पहले गठबंधन से बाहर निकले, गठबंधन तोड़े, इस्तीफा दे और इसके बाद बातचीत होगा, क्योंकि अब बातचीत का भरोसा नहीं रहा है, क्योंकि आप सिर्फ बातचीत के नाम पर ये दिखाकर बातचीत करना चाहते हैं। तो ऐसे में जो एक कोशिश थी ये तय था कि इसको रिजेक्ट होना था और एक तुरंत ही जैसे ही ये खबर आई कि शिवसेना की तरफ से संजय राउत ने ये प्रस्ताव दिया है, तुरंत ही एकनाथ खड़से और उनके सहयोगी जो है उन लोगों से बात हुई तो उन्होंने उनकी तरफ से साफ तौर पे कह दिया गया कि इस तरह की बात नहीं होगी। तो मुझे लगता है कि अब कोई मनाने का जो दौर था वो खत्म हो चुका है, सारे प्रयास खत्म हो चुके हैं और अब कहीं से भी किसी भी तरह से ये जो गुट है, क्योंकि 37 का आंकड़ा पूरा हो गया है इनके पास जो ऑफिशियली उनकी तरफ से दिया गया है, 2 विधायकों की जरूरत है और कहा जा रहा है कि बाला भूसे और एक संजय राठौर, ये 2 विधायक भी थोड़ी देर में पहुंच जाएंगे यहाँ पर। तो इसके बाद ये पूरे सवाल ये भी, एक खबर ये भी आ रही है कि गुवाहाटी के जिस होटल के बाहर आप इस वक्त मौजूद हैं वहां से 2 एमएलए के निकलने की भी खबर मिल रही है, इस बाबत क्या जानकारी? जी हाँ, देखिए 2 विधायक यहाँ से निकले हैं वो अभी यहाँ पर कहाँ गए हैं किसी को जानकारी नहीं है। दीपक कासेकर और आशीष जायसवाल जो कि इंडिपेंडेंट एक है और एक शिवसेना के हैं, ये दोनों यहाँ से निकलकर शहर की तरफ गए हैं और लेकिन कहा यह जा रहा है कि 2-3 विधायक के आने की संभावना है, करीब थोड़ी देर में 2-3 घंटे में या शाम तक आ सकते हैं, क्योंकि सुबह भी हमने देखा कि जब कुछ विधायक आए थे तो उसमें उनको लेने के लिए, उनको एयरपोर्ट रिसीव करने के लिए जो विधायक पहले से यहाँ पर इस होटल में है 3-4 विधायक वहां गए थे। तो हो सकता है कि उन विधायकों को लेने के लिए जो 4-5 विधायक आने की संभावना है उनको लेने के लिए वो गए हों, लेकिन कहाँ गए हैं इसकी पूरी जानकारी नहीं है। बिल्कुल अमित, लगातार हम आपके जरिए अपडेट्स अपने दर्शकों तक पहुंचाते रहेंगे, लेकिन एक सवाल ये भी उठ रहा है कि क्या ये पूरी की पूरी कहानी स्क्रिप्टेड है, क्योंकि नितिन देशमुख ने दावा किया था कि उनका अपहरण किया गया था। यहाँ नितिन देशमुख ने दरअसल एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और प्रेस कॉन्फ्रेंस करके अपहरण करने का आरोप लगाया, लेकिन अब शिंदे गुट ने एक तस्वीर जारी की है और वो कहा है कि जो भी उनके साथ में विधायक हैं वो अपनी मर्जी से साथ में आए हैं। उन्होंने देखिए ये फ्लाइट के अंदर की भी तस्वीर साझा की और ये बताने की कोशिश की कि जिस तरह से ये आरोप लगाए गए कि जबरदस्ती उनको लेकर गए हैं, विधायकों को बंधक बनाया गया है, ऐसा कुछ नहीं है। मुस्कुराते हुए जाने की तस्वीर एक साझा है शिंदे की तरफ से। तारखेला ज्या दिवशी इनका पूरा इतिहास मैंने बताया है कि रात को 3 बजे मैं होटल से 12 बजे निकला हूँ, रास्ते पे 3 बजे खड़ा था, लेकिन 100-200 पुलिस मेरे पीछे थे। मैं कोई वाहन आया तो वाहन में मैं बैठना चाहता था, लेकिन कोई वाहन में मेरे को बैठने नहीं देते थे। बाद में 100-150 पुलिस ने उठा के मेरे को हॉस्पिटल में लेके गए और वहाँ ऐसा एक नाटक रचा है कि मेरे को अटैक आ गया और ऐसा संदेशा दिया, लेकिन अटैक आने का कारण बता के कुछ तो भी मेरे बॉडी पे प्रक्रिया करना चाहते थे, यानी मेरा घात करना चाहते थे, लेकिन ईश्वर की कृपा से मैं सही सलामत हूँ, अभी भी अच्छा हूँ। मेरे को कोई प्रकार का अटैक आया नहीं, कोई प्रकार के मेरे बीपी शुद्धा बढ़ी नहीं है। सर आप किसके साथ हो? अरे मैं उद्धव जी ठाकरे साहब के साथ में हूँ। तो गौरव का एक बार फिर से हमारे साथ रुक कर लेते हैं, क्योंकि गौरव लगातार मुंबई से हमारे साथ बने हुए हैं। गौरव, शिंदे गुट की तरफ से ये बात क्लियर कर दी गई है कि हम जितने भी लोग हैं, जो भी बागी विधायक हैं, हम सबके बीच सब कुछ ठीक है। मुस्कुराती हुई तस्वीर भी शेयर कर दी है।
बिल्कुल, देखिए ये तस्वीर शेयर जरूर की है, लेकिन अब बागी विधायक सब साथ हैं। देखिए अभी दावों का दौर जो है लगातार दोनों पक्ष की तरफ से चल रहा है। जिस तरह से नए दावे जो हैं वो उद्धव ठाकरे गुट की तरफ से भी आना शुरू हुए कि उनसे विधायक संपर्क कर रहे हैं, उनके कुछ विधायक जो हैं उनके संपर्क में हैं और वो आना चाहते हैं। वहीं दूसरी तरफ लगातार गुवाहाटी से भी जो है वो तस्वीरें जो हैं जारी करके, वीडियो जारी करके अपना पक्ष मजबूत किया जा रहा है। लेकिन गौरव, दरअसल नितिन देशमुख ने ये दावा किया था कि मेरा अपहरण किया गया है, मेरे ऊपर मुझे हमला भी किया गया था, मुझे चोट पहुंचाने की कोशिश की गई थी। उसी के जवाब में जो शिंदे खेमा है उसने ये पिक्चर जारी की है, जिन पिक्चर्स में हम साफ साफ देख सकते हैं कि किस तरीके से नितिन देशमुख मुस्कुराते हुए खुद अपनी मर्जी से गए थे। बिल्कुल, देखिए नितिन देशमुख के आरोपों पर सवाल खड़े हो रहे हैं। उनकी बाकायदा सेल्फी आ रही है, फोटो वो रिजोल्यूशन पे साइन करते हुए उनकी तस्वीरें जो हैं शिंदे कैंप की तरफ से जारी की गई है। साथ ही साथ वो दो शख्स जो छोड़कर आए थे नितिन देशमुख को वापस, उन्होंने, शरद और डेविड, उन्होंने भी अपनी बाइट दी है और उन्होंने भी पलटवार करते कहा है कि नितिन देशमुख जो है वो झूठ बोल रहे हैं। तो सवाल ये है कि क्या नितिन देशमुख जो हैं वो डरकर वापस आ गए या झूठ बोल रहे हैं? ये अभी तक इसी ओर इशारा कर रहा है कि नितिन देशमुख की बातों में सच्चाई जो है वो कम नजर आ रही है और ये बहुत बचकाना बयान हो सकता है कि कोई किसी विधायक को इस तरीके से दबाव बनाकर और मारपीट करके जो है वो कहीं पर रख सके। ये बात पचने वाली नहीं थी और उसी के जो सबूत हैं वो शिंदे कैंप की तरफ से फिलहाल पेश किए गए। अभी मैं बता दूं कि मैं देवेंद्र फडणवीस के घर के बाहर मौजूद हूं और यहाँ जो बैठक हो रही थी वो खत्म हो चुकी है। तमाम जो नेता हैं अभी जो है नीतीश राणे, चाहे प्रवीण दारेकर और इसके पहले जो अलग अलग सांसद भी पहुंचे थे, अलग अलग नेता पहुंचे थे, वो सभी निकल चुके हैं और फिलहाल देवेंद्र फडणवीस के घर जो बैठक चल रही थी, जो शुरू हुई थी विधायकों के आने के सिलसिले वाली जो बातचीत चल रही थी, सबको बुलाया गया था, फिलहाल वो बैठक देवेंद्र फडणवीस के घर पर खत्म हो गई है। ठीक है, ये बहुत महत्वपूर्ण बैठक थी। आखिर इस बैठक में क्या हुआ ये भी हम सवाल जाने, लेकिन जो लगातार एक के बाद एक शिंदे गुट की तरफ से जो तस्वीरें साझा की जा रही हैं, बयान जारी किए जा रहे हैं, ये कहा जाए एक बार फिर बागी विधायकों के साथ में एकनाथ शिंदे ने शक्ति प्रदर्शन किया है। और इस बार देखिए शिंदे के साथ 42 बागी विधायक नजर आए हैं, जिससे उद्धव की टेंशन और भी ज्यादा बढ़ चुकी है। इस तस्वीर को देखकर उद्धव ठाकरे से लेकर शरद पवार के माथे पर पसीना जरूर आ गया होगा और इस तस्वीर के बाद साफ हो गया है कि उद्धव सरकार का गिरना लगभग तय है। एकनाथ शिंदे ने एक बार फिर कैमरे के सामने शक्ति प्रदर्शन किया है। शिवसेना और निर्दलीय विधायकों के साथ एकनाथ शिंदे दुनिया के सामने आए और अपना शक्ति प्रदर्शन किया। इस दौरान विधायकों ने जमकर नारेबाजी भी की। इस तस्वीर में शिंदे के साथ 42 विधायक दिखाई दे रहे हैं। इसमें पहले भी एकनाथ शिंदे ने एक वीडियो जारी किया था, उसमें भी बागी विधायक नजर आ रहे थे और उसके बाद विधायकों की चिट्ठी भी सामने आई थी जिसमें 34 विधायकों के हस्ताक्षर थे। उद्धव ठाकरे को एक के बाद एक झटके लग रहे हैं क्योंकि बागियों में उनके करीबी भी शामिल हैं। दीपक केसरकर को उद्धव ठाकरे के करीबी नेताओं में गिना जाता है, लेकिन अब दीपक केसरकर ने हवा के बदलते रुख को भांपते हुए अपना रुख भी बदल लिया है और वे भी शिंदे कैंप में शामिल हो गए हैं। तो हमारी इस रिपोर्ट को आपने देखा, लेकिन सरकार के साथ ही क्या एकनाथ शिंदे उद्धव से शिवसेना भी अब छीन लेंगे? मौजूदा सियासी हालात तो इसी ओर इशारा कर रहे हैं। रिपोर्ट आपको दिखाते हैं, इस रिपोर्ट को देखिए और समझने की कोशिश कीजिए कि हालात क्या है। क्या शिवसेना टूट गई है? क्या बाला साहेब की बनाई पार्टी को उनके बेटे उद्धव संभाल नहीं पाए? क्या शिंदे ने शिवसेना को उद्धव से छीन लिया है? ये वो सवाल हैं जो मौजूदा घटनाक्रम में सभी के जहन में हैं। इन सवालों के पीछे की वजह है ये तस्वीर जो बताती है कि शिवसेना के ज्यादातर विधायकों का समर्थन अब उद्धव ठाकरे नहीं बल्कि एकनाथ शिंदे के साथ है। जिस तरह से शिवसेना विधायकों का साथ शिंदे को मिल रहा है, गुवाहाटी के होटल में शिंदे कैंप में नंबर बढ़ता जा रहा है, उससे एक बात तो साफ है कि एकनाथ शिंदे अपने 2/3 विधायकों के साथ मौजूदा सरकार से समर्थन वापस लेने ही वाले हैं। सरकार से ही नहीं बल्कि शिंदे अब अपने 2/3 विधायकों के साथ असली शिवसेना होने का दावा भी पेश कर सकते हैं। यानी दल बदल कानून से बचने के लिए जरूरी आंकड़ा जुटाते ही शिंदे शिवसेना पर भी दावा कर सकते हैं और सरकार गिराने पर कार्रवाई से भी बच सकते हैं। तो क्या इस बार पवार भी उद्धव सरकार को नहीं बचा पाएंगे?
ये सवाल इसलिए क्योंकि तमाम कोशिशों के बाद भी सरकार से संकट टलता हुआ नजर नहीं आ रहा। महाराष्ट्र में मचे सियासी घमासान में अब पवार का पावर गेम भी नहीं चल पा रहा है। उद्धव सरकार के लिए कई बार संकट मोचक बन चुके शरद पवार की रणनीति इस बार फेल होती नजर आ रही है। महाविकास अघाड़ी गठबंधन के साथ ही कांग्रेस भी सरकार बचाने के लिए तमाम जद्दोजहद के बाद भी कुछ करिश्माई करने में नाकाम दिख रही है। खुद कमलनाथ भी मुंबई में डेरा डाले हुए हैं, लेकिन उद्धव के पक्ष में कुछ भी जाता दिखाई नहीं दे रहा है। शिंदे के वार से हार मानते उद्धव ठाकरे की सरकार बचाने के लिए मुंबई में शरद पवार के घर बड़ी बैठक हुई, जिसमें एनसीपी के कई बड़े नेता शामिल हुए। बैठक में हर नजरिए से देखा गया कि कैसे सरकार बचाई जा सकती है। बैठक से बाहर आकर जयंत पाटिल ने भी यही बात कही कि सरकार बचाने की कोशिश कर रहे हैं। सूत्रों के हवाले से तो ये खबर भी सामने आई है कि एनसीपी की बैठक में शरद पवार ने साफ कह दिया है कि उद्धव को अब सख्त रुख अपनाना होगा। हालांकि सियासी संकट में पवार ने उद्धव ठाकरे के साथ होने का दावा किया है। लगभग सत्ता से हाथ धोने के मुहाने पर खड़े उद्धव खेमे और गठबंधन को पवार का एक ही संदेश है कि सत्ता गंवाई तो संघर्ष के लिए तैयार रहें। यानी उद्धव के लिए चाणक्य के तौर पर सियासी संकट टालने वाले पवार भी अब जैसे मान चुके हैं कि सरकार नहीं बचने वाली है। तो हालात पर हमारी नजर बनी हुई है, हर अपडेट हम आप तक पहुंचा रहे हैं। लेकिन सवाल यह भी कि शिवसेना के सैनिक क्यों भागे हुए थे? 3 पन्नों की चिट्ठी में बागी विधायकों ने इसकी दरअसल वजह भी बताई है। जी हां, और इस चिट्ठी में साथ ही साथ उद्धव ठाकरे पर बेहद गंभीर आरोप भी लगाए थे। क्या आरोप है, देखिए। क्या उद्धव ठाकरे की सरकार का काउंटडाउन शुरू हो गया है? ये सवाल फिलहाल सबसे बड़ा है, क्योंकि शिवसेना के बागी विधायक गुवाहाटी में डेरा डालकर बैठे हैं और वहीं से उन्होंने 3 पन्नों का खत जारी किया है और उद्धव ठाकरे पर गंभीर आरोप लगाए हैं। शिंदे कैंप ने खत में लिखा है, माननीय उद्धव जी, हिंदुत्व, अयोध्या, राम मंदिर, ये मुद्दे क्या शिवसेना के मुद्दे हैं? तो आपने आदित्य ठाकरे के साथ अयोध्या जाने से क्यों रोका? आपने खुद कई विधायकों को फोन करके अयोध्या जाने से क्यों रोका? मुंबई एयरपोर्ट पर अयोध्या के लिए निकले विधायकों का लगेज चेक इन हो चुका था। हम विमान में बैठे ही थे कि आपने एकनाथ शिंदे को फोन कर अयोध्या न जाने के लिए कहा और जो अयोध्या पहुंच चुके हैं उन्हें वापस लाने के लिए कहा। शिंदे साहब ने सभी विधायकों को बताया कि खुद मुख्यमंत्री ने फोन कर कहा है कि शिवसेना के विधायकों को अयोध्या न जाने दिया जाए। हम अपना चेक इन किया हुआ सामान वापस लेकर घर चले गए। हमें रामलला के दर्शन क्यों नहीं करने दिए गए? शिवसेना अपनी विचारधारा को लेकर लगातार सवालों के कटघरे में है। बीजेपी ने कई बार शिवसेना पर हिंदुत्व की विचारधारा से समझौता करने का आरोप लगाया है। अब वही बात कहकर शिवसेना के विधायक उद्धव ठाकरे से मुंह मोड़ रहे हैं। ऐसे में अब सबकी निगाहें इस बात पर टिकी है कि क्या महाआघाड़ी सरकार का समय पूरा हो गया है। और इस बीच क्या कुछ कहा जा रहा है, मल्लिकार्जुन खड़गे वो आपको सुनाते हैं। एमएलए को उन्होंने तो पहले सूरत को ले जाया। सूरत में किसकी गवर्नमेंट है आपको मालूम है। फिर उसके बाद वहां से हटाए गुवाहाटी को लेके गए। तो इससे ही आप समझिए कि ये बीजेपी सरकार का, बीजेपी का खेल है। वो तोड़ मोड़ के इस वहाँ के सरकार को निकालना चाहती है। महाविकास आघाड़ी एक मजबूत सरकार है और मजबूती के साथ वो चल रही है, लेकिन उसको अस्थिर करने के लिए बीजेपी हर तरह की कोशिश कर रही है। ऐसा नहीं होता कि 1-2 दिन में ही इतने लोगों को सूरत को ले जाना, वहाँ से फिर गुवाहाटी को ले जाना, फिर बुलाना, ये सारी चीज़ें जो हो रहे हैं इसमें बीजेपी का खेल है। और बीजेपी ये चाहती है कि इस देश में नॉन बीजेपी कोई भी गवर्नमेंट अस्तित्व में न रहे, ये उनका इरादा है। इसीलिए वो ये पूरी कोशिश कर रहे हैं।
और दूसरा प्रश्न भी ये है कि अब प्रेसिडेंट चुनाव भी होने जा रहे हैं और उनको नंबर की भी ज़रूरत है, तो इसीलिए वो चाहते हैं कि प्रेसिडेंट इलेक्शन के अंदर ही वहाँ पर सरकार को गिराया जाए, ये उनका इरादा है। तो हम ये डायरेक्टली ये कह सकता हूँ मैं कि इसको पूरा रिस्पॉन्सिबल सेंट्रल गवर्नमेंट खुद